नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। महंगाई पर चौतरफा हमला अब शुरू हो गया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 से 8 रुपए प्रति लीटर घटाई। इसके अगले 2-3 महीने में इससे महंगाई दर में आधा फीसदी तक की कमी आने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने भी महंगाई पर नकेल कसने के लिए दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। आज हम महंगाई पर अंकुश लगाने की सरकार की चौतरफा कोशिशों का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि सरकार के इन उपायों से कितनी राहत मिलने वाली है। साथ ही कमर तोड़ महंगाई को और कम करने के लिए सरकार को अब भी क्या क्या करने की जरूरत है। आम आदमी के एंगल से हम समझेंगे कि एक आम आदमी के लिए उसके किचन में जो खाने पीने की चीजों का दाम है वो कब कम होगा, एक कामकाजी इंसान की जेब पर महंगाई का बोझ कब कम होगा, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मोर्चे पर सरकार को आखिरकार फ्रंट फुट पर आना ही पड़ा। दरअसल गर्मी की तरह महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार के पसीने छूट रहे हैं, तो आम जनता की बदहाली के क्या ही कहने। ऐसे में सरकार के पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला बेहद अहम है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। अर्थशास्त्रियों की माने तो इससे रिटेल महंगाई में जून तक करीब 0.25% तक की कमी आएगी, जबकि आने वाले 3-4 महीने में इसमें आधा % तक की कमी आने की उम्मीद है। यानी अप्रैल में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपने 8 साल के सबसे पीक लेवल यानी कि 0.8% से थोड़ा ज्यादा था, उसमें आने वाले महीनों में ये घटकर 7.25% के आसपास रहने की उम्मीद है। केंद्र की पहल के बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल ने भी पेट्रोल डीजल पर लगने वाले वैट में 1.25 रुपए से लेकर 2.5 रुपए तक की कटौती की है। आपको बताते हैं कि आखिर सरकार का पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटाने पर ही ज्यादा फोकस क्यों रहा। दरअसल देश में माल ढुलाई का करीब 80% हिस्से का जरिया रोड ट्रांसपोर्ट है। माल ढुलाई के सस्ता होने का सबसे बड़ा असर खाने पीने की चीजों पर दिखता है। CII के मुताबिक अगर डीजल की कीमत में 30% की बढ़ोतरी होती है तो माल ढुलाई में भी करीब 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के सस्ता होने पर माल ढुलाई सस्ती हो जाती है और रोजमर्रा के सामान भी सस्ते दामों पर आने लगते हैं। दरअसल एक्साइज ड्यूटी का सीधा संबंध कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। एक्साइज ड्यूटी घटाने से कंज्यूमर प्रोडक्ट से जुड़ी महंगाई पर अंकुश लगता है और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में कमी आती है। इसी महीने RBI ने भी महंगाई को काबू में रखने के लिए रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की थी। आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वहीं इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात पर लगी रोक हटने से खाने के तेल भी सस्ते होंगे। जाहिर है डीजल के दाम घटने से लॉजिस्टिक्स कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी कुल आय में 30% डीजल पर खर्च होता है। वहीं सीमेंट कंपनियों को भी इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसकी कुल आय की करीब 20% डीजल पर खर्च होता है। साथ ही सरकार के इस फैसले से कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है और इसका सीधा फायदा कंज्यूमर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो सरकार की ओर से जो सर्जरी है महंगाई के लिए वो शुरू हो गई है। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं 3 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं SC गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं RS शर्मा सर, पूर्व चेयरमैन हैं ONGC के। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा सर आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं अदिति नायर, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ICRA की, ICRA की। अदिति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पर। गर्ग सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा। और पिछली मर्तबा भी हम लोगों ने महंगाई पर काफ़ी चर्चा की थी, आपने बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट्स और सुझाव भी दिए थे। फैसला तो आया है सर, सर्जरीज शुरू हो चुकी हैं, लेकिन शुरुआत में इसी सवाल से करूंगा, क्या सरकार ने यह फैसला लेने में कोई देर तो नहीं की? महंगाई बहुत दिनों से बढ़ रही थी, हम सब लोग चर्चाएं भी कर रहे थे, रिजर्व बैंक ने भी आनंद फानन में फैसला लिया। क्या एक्चुअल में सरकार ने देरी की, या आप इसे देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर नापें के आकलन करेंगे? गर्ग सर। थैंक यू। देखिए, ये जो पेट्रोल और डीजल पे जो कदम उठाया है, ये निश्चित रूप से बेहद ज़रूरी कदम था। पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बहुत बढ़ गए थे, आप सबने देखा। कई कारण थे, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहुत बढ़ गए थे। लेकिन सरकार अभी भी जब ये 4 दिन पहले हटाया, 3 दिन पहले हटाया, उससे पहले
एक्साइज ड्यूटीज और ये जो हम और एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज और CRIF वगैरह लगाते हैं, ये अभी भी जो मई 2020 में बढ़ाई थी उसके लेवल तक भी अभी तक नहीं लाए थे। अभी इस कदम के साथ ये मई 2020 के लेवल पे ले आए हैं। तो एक बहुत जरूरी कदम था, लेकिन थोड़ा देर से उठाया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत ठीक है। इसका निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव असर पड़ेगा। निश्चित रूप से पॉजिटिव असर पड़ेगा। अदिति मैम, मैं आपसे हमने कल परसों खबर भी देखी थी कि सरकार जो है $26 बिलियन जो है वो एडिशनल स्पेंड करना चाहती है 22-23 में। क्या ये कदम उसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, और आपका आकलन क्या है? क्या थोड़ी सी लेट कर दी, जल्दी आते तो शायद चीजें बेटर हो सकती थी, ज्यादा आपके हाथ में काबू में रहते, या आप भी कहेंगे कि चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए? देखिए, मैं पहले तो फिस्कल मैथ थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। हमारे हिसाब से जो बजट एस्टिमेट है FY23 के टैक्स रेवेन्यूज के लिए, वो काफी कंजर्वेटिव थे, स्पेशली जो नॉन एक्साइज कंपोनेंट के बारे में हमें स्पेसिफिकली बात करना चाहिए। और जो GDP ग्रोथ एम्बेडेड है बजट के नंबर में, वो भी NSO के सेकेंड एडवांस एस्टिमेट से सिर्फ 9% ऊपर ही है। और हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉमिनल GDP में कम से कम 14% की ग्रोथ तो FY23 में आएगी ही आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यूज में काफी कुशन था बजट एस्टिमेट के ऊपर। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो एक्साइज कट के बावजूद भी हमें लग रहा है कि 1.3 से 1.5 ट्रिलियन के आसपास, तो देखिए जो नेट टैक्स रेवेन्यू होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, स्टेट्स को उनका शेयर दे देने के बाद, इतना अपसाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। दूसरी बात, LIC का जो IPO है वो पिछले साल से इस साल में स्पिल ओवर हो गया। और यस, RBI का जो सरप्लस ट्रांसफर है वो हमें लग रहा है कि बजट एस्टिमेट से 30 to 40,000 करोड़ कम है। बट नेट जो टैक्स रेवेन्यूज है और डिसइन्वेस्टमेंट, ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी अपसाइड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसीव्स में। एक्सपेंडिचर में 3-4 चीजों की वजह से प्रेशर है। एक तो हमारा अनुमान है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी को बजट एस्टिमेट से ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन ऊपर होना पड़ेगा, प्रैक्टिकली डबल हो जाएगी बजट एस्टिमेट के ऊपर फर्टिलाइजर सब्सिडी। अभी तक फ्री फूड का जो एक्सटेंशन करा गया है सितंबर तक, उसका 80,000 करोड़ का इम्पैक्ट आएगा। LPG सब्सिडी लोगों को बहुत रिलीफ तो देगी, लेकिन उसका फ्रेंकली उसका जो एस्टिमेट है कॉस्ट का, वो काफी कम है। तो वो एक छोटा एडिशनल एस्पेक्ट है एक्स्ट्रा स्पेंडिंग का। तो अगर हम नेट ऑफ करें तो अभी हमें लग रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट में एब्सोल्यूट नंबर्स में स्लिपेज आएगी वो अबाउट 70,000 करोड़ की आएगी। लेकिन अगर हम अपडेटेड नॉमिनल GDP का फिगर यूज करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट 6.4% ऑफ GDP ही रहता है। तो ओवरऑल ये जो डिसीजन किया है प्री पैंडेमिक लेवल के एक्साइज ड्यूटी पे जाने का, ये बहुत ही वेलकम डिसीजन है। ये इसकी कॉस्ट अब्सॉर्ब भी हो सकती है, और ये ना ही आपका सिर्फ इन्फ्लेशन के ट्रेजेक्टरी को थोड़ा सॉफन करेगा, साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स के बजट है उनको ईज आउट करेगा, जिसके लिए डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन में एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगी। एब्सोल्युटली, तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है। शर्मा सर, अब आपके पास आना चाहूंगा। और शर्मा सर तो हमेशा से तेल की महंगाई पर जब भी उनसे बात हुई है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की है, हमेशा टू द पॉइंट, बड़ी दुरुस्त बातें भी करते हैं। कई बार हमको लगता है कि उनकी बातें जब वो प्रेडिक्शन देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि जो उनके प्रेडिक्शंस हैं वो थोड़ा सा डरा भी देते हैं लोगों को, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल सही साबित हुए हैं। शर्मा सर, अब आप बताइए कि जिस तरह से क्रूड के दाम बढ़े हैं, कहा यह जा रहा था कि एकमात्र अगर आप ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल कर लें किसी भी तरीके से, तो शायद आपका इन्फ्लेशन और इकोनॉमी के जो बाकी पेन पॉइंट्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे, क्योंकि बाकी अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो पैरामीटर्स देखें तो वहां पर सब ठीक ठाक चल रहा था। क्या आप भी मानते हैं कि सिर्फ ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करके हम जो समूची जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस कर रहे हैं, या काम अभी बाकी होगा? सर देखो दीपक, शायद मैं ब्लंटली बात करता हूं। मैं काफी टाइम से बोल रहा हूं कि ऑयल प्राइसेस कम होने वाले नहीं हैं। गर्ग साहब बैठे हैं, उनको तो मालूम है। अभी बजट में असेसमेंट लिया गया कि $70-75 का प्राइस रहेगा।
और मैं लगातार बोल रहा हूं कि फंडामेंटल्स ऐसा नहीं बोलते हैं। और जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, और ये इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो तेल का खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि हम 85-86% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विशफुल थिंकिंग करना कि नहीं इतने दाम नहीं बढ़ेंगे। आई नो पॉलिसी मेकर्स हाईएस्ट लेवल दे हैव बीन सेइंग कि नहीं दाम कम हो जाएंगे, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ दाम कम नहीं होंगे। अभी भी जो फंडामेंटल्स हैं उसके हिसाब से हमको शायद और कमर कसने की जरूरत होगी। तो उसके मद्देनजर सरकार ने जो अभी जो फैसला लिया है कम करने का, मैं समझता हूँ ये एक्साइज ड्यूटी रिडक्शन पहले करनी चाहिए थी। तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होने के बाद करना, वो लगता है कि ये रिएक्शन हो रही है, वो जो इतना जो प्रेशर बिल्डअप हुआ। जब ये पिछले साल जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी, उस सरकार ने बोला था कि जरूरी होगी तो हम इसको कम कर देंगे। तो जरूरत तो काफी टाइम से आई हुई है, तो क्यों नहीं कम हुआ, वही बात है। एब्सोल्युटली सर, और इसी बारे में हम बात कर रहे थे। क्या सरकार ने वाकई में थोड़ा सा, जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया उसके बाद ये फैसला लिया, शायद पहले ले लेते तो इतना ज्यादा सिचुएशन जो है वो गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचती। गर्ग सर, आप तो देखिए देर आए दुरुस्त आए, कोई अगर हम माने कि वही सरकार ने चरितार्थ किया है, लेकिन जैसा शर्मा सर अभी कह रहे हैं कि अभी भी कोई ऐसे संकेत फिलहाल नहीं दिखते कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में आएंगे, तो अब आगे क्या ये छोटी छोटी सर्जरी से काम चलेगा या अभी मेजर सर्जरी बाकी है, और अगर है बाकी तो वो क्या हो? गर्ग सर। तो ये शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जो पूरी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की डायनेमिक्स है उसके हिसाब से तेल के दाम जल्दी $100 से कम आने वाले नजर नहीं आते हैं। अभी तो ये पास ऑन कर दी है जो एक्साइज ड्यूटी कट हुई है, लेकिन हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं वो काफी नुकसान पे बैठी हुई हैं अभी। वो धीरे धीरे अगर उनको रोका नहीं गया तो वो तेल के दाम वापस बढ़ाएंगे, और महीने 2 महीने में वापस से 3-4 दिन पहले वाले लेवल पे प्राइसेस आ जाएं तो भी मुझे कोई खास सरप्राइज नजर नहीं आएगा। जो मैं देख रहा हूँ वो ये लग रहा है कि सरकार ने अब ये तो तय कर लिया है कि भाई महंगाई को संभालना है, और महंगाई को कम करने के लिए जो कुछ भी करना है वो करें, लेकिन जो एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी, जो एक सोची हुई स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो अभी भी मुझे नजर नहीं आती। अब आप देखिए ऑयल जो सेक्टर है उससे करीब 10-12% इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूशन आता है। बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जो आपका फूड से आता है और अन्य चीजों से आता है, उसमें अभी कोई खास असर नजर आता हो ऐसा नजर नहीं आता। एक पैनिक रिएक्शन के रूप में गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब इस गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगने से आपके जो किसानों को है वो काफी नुकसान होगा, ट्रेडर्स भी हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। हमारे पास सरप्लस गेहूं है, हम 5 किलो और एक्स्ट्रा ये गरीब कल्याण योजना के नाम पे देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है लोगों को। एक परिवार में एक व्यक्ति की 5 किलो से ज्यादा खाने की एवरेज नहीं होती। फूड सिक्योरिटी के हिसाब से भी 5 किलो ही होना चाहिए। हम 10 किलो दे के अनावश्यक रूप से गेहूं या चावल लोगों को दें, तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें एक बहुत सारा कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रहा। दूसरा, अब आप देख रहे हैं कि ये बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। आज आरबीआई गवर्नर ने ये भी कहा है कि भाई अगले महीने होने वाली मीटिंग में फिर रेट बढ़ेंगी और बढ़नी होंगी, मुझे उसमें कोई संदेह नजर नहीं आता। अब उससे सारी जो सिस्टम की कॉस्ट है वो बढ़ रही है।
वेजेस भी बढ़ रही हैं, और भी बढ़ेंगी। तो जो और बहुत सारे एलिमेंट हैं महंगाई के, उन पे क्या सोच है, कैसे किया जा सकता है, क्या सरकार कर भी सकती है उन सबको कंट्रोल? ये अगर आप देखें तो मुझे लगता नहीं है कि अभी महंगाई पे आप जो सर्जरी की बात कर रहे हैं, क्या आप महंगाई को बहुत कंट्रोल कर सकते हैं? 15% होलसेल प्राइस इंक्रीज और 8% रिटेल प्राइस इंक्रीज, अभी तो ऐसा लगता है कि काफी कुछ समय, 6 से 8 महीने, साल भर तक तकरीबन ऑन एन एवरेज 8-10% दोनों इंडेक्सेस को अगर आप मिला लें तो वो दौर अभी चलेगा। हमें तो कमर कस लेनी चाहिए इस चीज के लिए कि भाई महंगाई का दौर अभी कुछ समय और रहेगा। अदिति मैम, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आपके पास आना चाहूंगा। दो चीजों के बारे में तो कहा ही जा रहा था कि अगर आपको इन्फ्लेशन को काबू में पाना है, जो स्वाभाविक जो बेसिक चीजें, एक आरबीआई रेट्स को रेज करने की तरफ उस दिशा में आगे बढ़े, जो कि उसने शुरुआत कर दी है, आगे भी इसी तरह के संकेत हैं, और दूसरी तरफ एक अच्छा मॉनसून जिसके प्रेडिक्शन जाहिर भी किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम इन दोनों मूव्स के भरोसे ही बैठ जाएं कि इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा, या सरकार को अभी और स्टेप उठाने पड़ेंगे? अपार्ट फ्रॉम ये जो एक्साइज ड्यूटी में कट किया है, इसके अलावा और क्या क्या सरकार को विकल्प उठाने होंगे ताकि हम इन्फ्लेशन को त्वरित और तेज गति से काबू में ला पाएं? देखिए, हमारा एस्टिमेट ये है कि जो अभी वीकेंड पे एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है, उसका फर्स्ट राउंड इम्पैक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन पे 18 to 20 बेसिस पॉइंट्स का होगा। अभी तक कुछ ही स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि वो वैट रेट्स को कट करेंगे। मेरे हिसाब से अभी जो स्टेट्स के लिए एक बड़ी चुनौती है वो ये है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन का पीरियड 40 दिन से कम में एंड हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्टेट्स अभी बहुत ईगर होंगे कि वो वैट रेट्स को काटे जब उनके सामने एक रेवेन्यू अनसर्टेनिटी आके सामने खड़ी हो रही है। तो कितना सेकंड राउंड इम्पैक्ट होगा वो तो स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितने राज्यों में वैट रेट काटा जाता है। ओवरऑल स्पेसिफिकली मई के मंथ की अगर हम बात करें तो एक बहुत पॉजिटिव बेस इफेक्ट है, और उसकी वजह से भी हमें सीपीआई इन्फ्लेशन में एक कमी आती हुई दिख रही है अगले प्रिंट में। 6.5 से 7% के बीच का हमारा अभी टेंटेटिव फोरकास्ट है मई 2022 के सीपीआई इन्फ्लेशन का। एंड ओवरऑल हम FY23 की एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन 6.5% पे देख रहे हैं। तो एमपीसी के मीडियम टर्म फोरकास्ट रेंज के ऊपर, जो 2 से 6% की रेंज है, उसके ऊपर हम एवरेज को देख रहे हैं 6.5%। अब हमारा ये अनुमान है कि बहुत ही क्लियर बात है कि रिपो रेट को पहले तो प्री पैंडेमिक लेवल पे लेके जाया जाएगा। तो 5.15% मतलब 75 बेसिस पॉइंट्स ऑफ रेट हाइक तो होनी है। जो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून की पॉलिसी में 40 बेसिस पॉइंट्स होगी और उसके बाद अगस्त की पॉलिसी में 35 बेसिस पॉइंट्स होगी। एक्साइज कट ने बहुत ही फ्रंट लोडेड रिपो हाइक की प्रोबेबिलिटी को काफी कम कर दिया है। इसमें कितना प्रेडिक्शन बताया आपने? आगे एक पॉज होगा। हाँ मैम, जून की पॉलिसी में आपका प्रेडिक्शन कितना है मैम? 40 बेसिस पॉइंट्स। 40 बेसिस पॉइंट जून की, और अगस्त वाली में मैम 35। उससे हम 515 पे वापस चले जाएंगे जो प्री पैंडेमिक रेट था। ऑल राइट। उसके आगे डेटा डिपेंडेंस वापस आएगी कि सीपीआई इन्फ्लेशन कहाँ पे सेटल होती है और ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट होता है। बट टर्मिनल रेट हम 5.5% का अज्यूम कर रहे हैं, जिसका मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन कि अगस्त तक 75 बेसिस पॉइंट्स हो जाएंगे, उसके बाद एक और 35 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक होगा, लेकिन वो कब होगा ये बहुत ही डेटा डिपेंडेंट रहेगा। ओके, ऑल राइट मैम। तो ये इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा आरबीआई पॉलिसी पर, उसमें जो इकरा का जो उनका फोरकास्ट है या उनकी जो अनुमान है वो ये साफ हो गया है। शर्मा सर, अब सारी सिचुएशन आपके सामने है, और जैसा कि आपने कहा कि अभी भी कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण नजर नहीं आता कि तुरंत जो है 100 के नीचे चला जाए या उसके आसपास कहीं एक ब्राइटर साइड पे हमें पिक्चर नजर आए। अब सरकार को क्या करना चाहिए सर, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ हमारे पूर्व वित्त सचिव बैठे हैं, गर्ग साहब, ये बताएंगे, आदित्य जी बताएंगे क्या करना चाहिए।
मैं तो जो असेसमेंट है अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री लास्ट 30-40 इयर्स, उसके हिसाब से, और मैं इंटरनेशनल काफी ट्रैक करता हूं कि क्या हो रहा है सिनेरियो। और सिनेरियो जो भी है, फंडामेंटल्स की मैंने बात की। आप यूक्रेन रशिया की वॉर छोड़ दीजिए, जब से ये COP26 हुआ है और उसके बाद से जो है इन्वेस्टमेंट होनी बंद हो गई है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, उसके बाद से डिमांड सप्लाई का गैप कम होता जा रहा है। डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, प्री कोविड लेवल पर तो आ ही चुकी है और बढ़ रही है, सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये चिंता की बात है। अच्छा सर, मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली, अभी मुझे नहीं मालूम कि शर्मा सर, मैं अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि क्रूड ऑयल की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में कब तक रहेगी, इस बारे में कोई अनुमान जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का आकलन किया हो? अगर दीपक, मैं अगर ये बात बता पाता तो शायद मैं बिलियनियर ट्रिलियनियर होता, क्योंकि क्रूड ऑयल दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडेड कमोडिटी है। जी जी जी। बेस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस गो रॉन्ग, बट ये है कि आई गिव माय ओन असेसमेंट, आई कैन नॉट स्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट, बट अभी जो हालात हैं इसके हिसाब से मुझे कुछ प्राइसेस कम आने का कोई अंदेशा नजर नहीं आता है। ऑल राइट सर। गर्ग सर, आपने बहुत सारा सजेशंस अपने पिछले स्टेटमेंट में भी दिए हैं, जो सरकार के लिए, एक तो जो साफ तौर पर आपने कहा कि अगर इस क्राइसिस से अगर आपको पार पाना है तो जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं सरकार के, जिसमें आपने 5 किलो राशन, 10 किलो राशन का भी जिक्र किया, दूसरी जो सब्सिडीज वगैरह है उन पे भी तो आपने कहा कि इस पे थोड़ा सा कर्व तो करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा सरकार के पास अभी कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको अपनाकर हम एक कम से कम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं महंगाई के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, सरकार के पास दो मुख्य तरीके होते हैं महंगाई को डील करने के लिए। एक तो तरीका ये है कि भाई आपके जो फिस्कल मेजर्स हैं, एक्सपेंडिचर साइड में, टैक्सेस साइड में, इस पे आप कुछ काम करें, आप खर्चा घटाएं ताकि इफेक्टिव डिमांड जो इकोनॉमी में वो कम हो और उससे इन्फ्लेशन पे असर पड़े। या इसी तरह से आप टैक्सेस की तरफ से कुछ मेजर्स लें जिसपे भी आप इफेक्टिव डिमांड पे असर डाल सकते हैं। वो उस दिशा में मैंने आपसे कहा कि जैसे ये आप ये गरीब कल्याण योजना पे पुनर्विचार कर सकते हैं। दूसरा इस पे भी कर सकते हैं, ये जो PM किसान योजना है जिसमें 6,000 रुपया देते हैं, ये करेंगे नहीं, पॉलिटिकली बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उस समय लाया गया था जब किसानों को दाम नहीं मिल रहे थे। अब दाम मिलने की कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इस समय करना नहीं चाहिए। दूसरे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में या किसी में उसमें करे, वो बहुत मुश्किल डिसीजंस है, उसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इसलिए अल्टीमेटली अगर हम ये सोचें कि फिस्कल मेजर्स महंगाई पे बहुत बड़ा असर डाल सकते हो तो ये शायद सही नहीं होगा। बड़े दूसरे जो कदम है वो ये है कि आप क्या पॉलिसीज अपनाते हैं। जैसे अब ये स्टील पे डिसीजन लिया, आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। ये कल आत्मनिर्भर भारत के नाम पे हमने इंपोर्ट ड्यूटी उसको बढ़ाया था और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम किया था। अब हम उल्टा काम कर रहे हैं। उससे आपने देखा कि स्टील इंडस्ट्री में एकदम से भूचाल आ गया है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। तो कुल मिला के जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वगैरह पे भी असर, जिससे टैक्स रेवेन्यू पे असर पड़ता है, वो भी चीजें पे। सो अल्टीमेटली मेरा अनुमान ये है कि आप ऐसे मेजर्स ले जो लंबे समय तक देश की प्रोडक्टिविटी, देश की ग्रोथ को बढ़ाएं और कॉस्ट को देश में कम करें। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, डिपेंडेंस जो है ऑयल पे हम कैसे कम कर सकते हैं? हम रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज पे बहुत इन्वेस्टमेंट करके कम कर सकते हैं, लेकिन वहां पे हम ये सेल्स के और मॉड्यूल्स के इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा के वहां पे डिस्करेज कर रहे हैं। तो आपने सही कहा सर, छोटी छोटी और स्टैंड अलोन सर्जरी से हो सकता है कि त्वरित राहत जरूर मिले, लेकिन एक सस्टेनेबल, अगर आपको एक पूरा ताना बाना बनाना है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म
अप्रोच लेकर चलना होगा। मुझे लगता है कि आज का शो सरकार में जो बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स उनको जरूर देखना चाहिए। थोड़ा सा उनको कड़वा लगेगा, जैसे कि मैं शर्मा सर से भी कहता हूं, जब वो कहते हैं तो आम आदमी को कभी कभी लगता है, लेकिन ब्लंटली बोलना कभी कभी फायदेमंद होता है लॉन्ग रन के लिए। पॉलिसी मेकर्स को आज का हमारा शो जरूर देखना चाहिए। जो सजेशंस आए हैं तीनों मेहमानों से बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में जरूर सरकार आगे कुछ कदम बढ़ाए। बहरहाल एक क्लियर पिक्चर रखने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्ग सर थैंक यू सो मच, शर्मा सर थैंक यू सो मच, अदिति मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।